हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी विषय का पवन सीरीज। दोस्तों, ये है आपका डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का हिंदी विषय। तो इसमें आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो पार्ट 1 हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 देखेंगे और पार्ट 1 में हम लोगों ने इस क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पर इस क्वेश्चन तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था पार्ट 1। आज पार्ट 2 में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये निबंध शिक्षण की कोई दो विधियाँ लिखी है। तो प्रश्नोत्तर विधि और खेल विधि। ये निबंध शिक्षण की दो विधियाँ हैं, प्रश्नोत्तर विधि और खेल विधि। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के प्रकार बताइए। तो पाठ्य पुस्तक के दो प्रकार होते हैं, सूक्ष्म अध्ययन संबंधी पुस्तकें या विस्तृत अध्ययन संबंधी पुस्तकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का क्या क्या गुण होता है। तो सार्थकता होती है और शुद्धता होती है। ये दोनों ही एक अच्छी पुस्तक के पाठ्य पुस्तक के गुण होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे पाठ्य पुस्तक के दोषों पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों, दोषपूर्ण पुस्तकें वह होती हैं जो प्रयोजनहीन होती हैं और वे नीरस होती हैं। तो दोस्तों, ये दोष होते हैं जो पाठ्य पुस्तक के दोषों के अंतर्गत गिने जाते हैं, जिसमें देखिए प्रयोजनहीन होना और नीरस होना, यानी कि जिसको पढ़ने में उबन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई कौशल किसे कहते हैं। तो भाषाई कौशल 4 होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मातृभाषा और संस्कृत भाषा। तो अगर भाषाई कौशल की बात करेगा तो यहाँ पे भाषाई कौशल में मैंने आपको इंग्लिश में बताया होगा। भाषाई कौशल जैसे कि अगर हिंदी में उसको हम कहें तो ये होता है सुबोपाली। सुबोपाली हिंदी में ये भाषाई कौशल है जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना सुबोपाली है। और वहीं अगर इंग्लिश में हम बात करें तो इंग्लिश में लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, और जो हिंदी में है वही इंग्लिश में है। इसका इंग्लिश भी कर लीजिए। सुबो का मतलब लिसनिंग हो गया और यहाँ पे बो का मतलब हो जाएगा यहाँ पे बोलना, यानी कि स्पीकिंग करना। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग और हिंदी में सुबोपाली, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए भाषा के कोई दो रूप बताइए। तो दोस्तों, मातृभाषा, सांस्कृतिक भाषा। तो ये भाषा के दो रूप हैं, मातृभाषा और सांस्कृतिक भाषा। अब यहाँ पे देखिए भाषा के मुख्य घटक क्या क्या हैं। तो मुख्य घटक हैं व्याकरण, भाषा विज्ञान, भाषा कौशल। भाषा के मुख्य घटक हैं व्याकरण, भाषा विज्ञान और भाषा कौशल। तो भाषा के मुख्य तत्व क्या हैं। तो भाषा के मुख्य तत्व अभिव्यक्ति, भाव एवं विचार। तो भाषा के मुख्य तत्व हैं अभिव्यक्ति, भाव एवं विचार। भाषा के कितने रूप हैं। भाषा के दो रूप हैं, औपचारिक भाषा और अनौपचारिक भाषा। तो भाषा के दो रूप हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब यहाँ पर हम देखेंगे भाषा की कोई एक प्रमुख विशेषता बताइए। तो दोस्तों, भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर चलती है। तो यहाँ पर देखिए स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, यानी कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अप्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर भाषा चलती है। ये भाषा की विशेषता। भाषा विकास के तो कोई दो अंग बताइए। तो शब्द भंडार और वाक्य विन्यास, यानी कि वाक्यों को बनाना और अधिक से अधिक आपका वर्ड पावर मजबूत हो, यानी कि आपके पास शब्द भंडार होंगे और अधिक से अधिक आप वाक्य बनाएंगे तो भाषा का विकास होगा। भाषा की कोई एक परिभाषा लिखिए। भाषा के द्वारा मनुष्य अभिव्यक्ति करता है तथा विचारों और भाव को स्थानांतरित करता है। तो दोस्तों, बहुत ही सटीक परिभाषा है कि जो भाषा है उसके द्वारा जो व्यक्ति होता है वो अपने विचारों की अभिव्यक्ति तो करता ही है, साथ ही अपने विचारों और भावों को भी स्थानांतरित करता है, यानी कि अपने विचारों और भाव को दूसरों तक पहुंचाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट, मूल्यांकन किसे कहते हैं। तो प्रयत्नों की सफलता, असफलता या आंशिक सफलता का जिस प्रकार पता लगाया जाता है उसी का नाम क्या होता है, मूल्यांकन होता है। यानी कि किसी भी बच्चे या व्यक्ति के विषय में जो हम उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी कलेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है, वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मूल्यांकन का क्या महत्व है। दोस्तों, मूल्यांकन द्वारा ही ये पता लगाया जा सकता है कि शिक्षा या शिक्षण का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति किस सीमा तक हुई है। तो यहाँ पे मूल्यांकन का महत्व है कि यहाँ पर उसी मूल्यांकन के माध्यम से जो शिक्षक है वो अपने विद्यार्थियों के
विषय में पता करता है कि उन्होंने कितना गेन किया। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जब छात्र को पता होता है कि उनका मूल्यांकन केवल परीक्षा पास ही नहीं वरन अन्य सभी उद्देश्यों की प्राप्ति का आधार है, तो सभी उद्देश्यों का प्रयत्न ही ज्ञान की वृद्धि को संभव बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि क्या मूल्यांकन से ज्ञान की वृद्धि संभव है। तो देखिए यहाँ पर एक जो छात्र अध्ययन कर रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि जो वो ज्ञान अर्जित कर रहा है वो किस हद तक कर रहा है, क्या उसका जो अध्ययन है वो सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इससे मूल्यांकन से ही पता चलता है कि उसका जो अध्ययन है वो सही दिशा में हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब एक छात्र का मूल्यांकन एक शिक्षक करता है तो उसके मूल्यांकन से ये पता चल जाता है कि जो छात्र है वो केवल पासिंग मार्क लाएगा या फिर उस जो भी पढ़ाई उसने की है उसमें उसे ज्ञान भी है, यानी कि उसको उसके बारे में नॉलेज भी है। तो यहाँ पे मूल्यांकन से ज्ञान में वृद्धि संभव है, क्योंकि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जब बालक का मूल्यांकन होगा तो उसको अपने बारे में सेल्फ पता चलेगा कि वो जो पढ़ाई किया वो कितना किया, क्या वो उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं है, उसे कितनी मेहनत करनी है। तो यहाँ पे एक शिक्षक की बात करें तो शिक्षक अपने छात्रों को मूल्यांकन के माध्यम से एनालिसिस करता है कि अभी उसे कितनी मेहनत करनी है, जिससे कि उसके जो छात्र हैं वो अच्छा रैंक ला सकते हैं, अच्छी पोजीशन ला सकते हैं और उनका नॉलेज भी इंक्रीज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्या मूल्यांकन द्वारा पाठ्यक्रम में संशोधन संभव है। दोस्तों देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। वैसे ये आप खुद ही सोचिए कि अगर मूल्यांकन ना हो तो किसी भी चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा कि जो सिलेबस है वो सही है बच्चे के लिए कि नहीं, उनके विकास के लिए, उनके सर्वांगीण विकास के लिए, या फिर जो बच्चे हैं वो उनको समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन के द्वारा ही पाठ्यक्रम के सबल और निर्बल बिंदुओं का ज्ञान होता है, यानी कि पाठ्यक्रम में क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत हैं इसके बारे में ज्ञान होता है, और इसके आधार पर कुछ निरर्थक तथ्यों को निकाल कर पाठ्यक्रम में पठन तथ्यों में संशोधन किया जाना संभव होता है। तो दोस्तों देखिए, जब जहाँ पे गलतियाँ रहती हैं, जब मूल्यांकन होता है तो वहाँ पता चलता है कि ये चीज़ें बच्चों के समझ में नहीं आ रही। जैसे अगर हम बात करें एक छोटे बच्चे के शिक्षा की, तो अगर हम उसका मूल्यांकन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि वो बच्चा किस लायक है। अगर हम उसका टेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि वो किस लायक है और उसको कहाँ से हमें पढ़ाना पड़ेगा। जैसे देखिए, जब आपके स्कूल में कोई नया टीचर आता है या आपकी क्लास में कोई नया टीचर आता है तो आपसे सबसे पहले पूछता है, बेटा आपको कहाँ तक पढ़ाया गया है। क्यों पूछता है? क्योंकि वही उसका पहला स्टेप होता है जहाँ से उसको ये पता चलता है कि उसे कहाँ से शुरू करना है क्लास में, जिससे कि उसके जो छात्र हैं उनका उस सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ हो जाए। तो अगर वो ग्रामर का टीचर है तो वो सबसे पहले आपसे बेसिक पूछेगा और फिर उस अपना लेवल बढ़ाते बढ़ाते ले जाएगा, और जब उसके छात्र जहाँ से अटकना शुरू हो जाएंगे वहीं से वो फिर से स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पे वो एक तरह से मूल्यांकन ही कर रहा है, लेकिन वो जो मूल्यांकन है वो मौखिक रूप से है। आगे चलिए देखते हैं, क्या मूल्यांकन वर्गीकरण करने में सहायक है। यह ज्ञात है कि सभी छात्र सभी दृष्टियों में एक जैसे नहीं होते हैं। मूल्यांकन क्षैतिज तथा उदग्र दो प्रकार से वर्गीकरण करना संभव है। नादान जो मूल्यांकन है उसके द्वारा भविष्य के लिए कार्यक्रम भी बनाया जा सकता है, यानी कि अगर एक शिक्षक अपने छात्रों का मूल्यांकन कर रहा है तो उसको ये पता चल जाता है कि उसके जो छात्र हैं उनको कहाँ तक आता है और भविष्य में उनको कहाँ से कहाँ तक सिखाना है। तो उसका वो एक खाका तैयार कर लेता है कि वो किस तरह से अपने छात्रों को आगे पढ़ाएगा। अब यहाँ पर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के साधनों में उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण और शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण तीन बातों को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरह से मूल्यांकन की प्रक्रिया का विश्लेषण करें। तो दोस्तों इसके अंतर्गत देखिए, यहाँ पे लिखा कि मूल्यांकन के क्या क्या साधन होने चाहिए, यानी कि किस तरह से मूल्यांकन करना है
और उद्देश्य प्राप्ति हेतु परिस्थितियों का निर्माण किस तरह से करना है, यानी कि किस तरह से सिचुएशन क्रिएट किया जाए जिससे कि छात्र उसमें अच्छा प्रदर्शन करें, या फिर जो भी चीज़ें शिक्षक के द्वारा पढ़ाई गई हैं उसको शिक्षक किस तरह से अपने छात्रों से उसका मूल्यांकन करे। और शिक्षण उद्देश्यों को निर्धारण 3 बातों को सम्मिलित करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो भी शिक्षण उद्देश्य, एक शिक्षक का जो शिक्षण उद्देश्य होता है वो हमेशा मूल्यांकन के माध्यम से ही पूर्ण होता है, जहाँ पे शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को पूर्ण हो गए कि नहीं हो गए उसको कैसे पता चलेगा, जब वो मूल्यांकन करेगा। यानी कि जैसे एक शिक्षक ने एक चैप्टर पढ़ाया और उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद जब उससे संबंधित शिक्षक ने क्वेश्चन पुटअप किए, तो एक तरह से ये मौखिक मूल्यांकन है, जहाँ पे शिक्षक अपने छात्रों से मौखिक रूप से क्वेश्चन कर रहा है और वहाँ पर उसको ये पता चलता है कि उसके जो छात्र हैं उन्होंने कितना अंडरस्टैंड किया उस चैप्टर को, और नहीं किया है तो फिर जहाँ पे कमियाँ रह जाती हैं, यानी कि फीडबैक लेना, जहाँ पे कमियाँ रह जाती हैं वो शिक्षक उनको फिर से बताता है। अब यहाँ पे देखिए, मूल्यांकन से संबंधित प्रश्न है कि मूल्यांकन द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा तय कीजिए। तो दोस्तों देखिए, मूल्यांकन के द्वारा छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन की दिशा किस तरह से तय किया जाता है एक शिक्षक के बारे में। यहाँ पे एक शिक्षक किस तरह से कौन कौन से मेथड अपनाता है जिससे कि वो अपने छात्रों में जो दिशा परिवर्तन, एक तरह से व्यवहार परिवर्तन हम कह सकते हैं, वो किस तरह से करता है। तो दोस्तों देखिए, रुचियों मनोवृत्तियों में विकास किस तरह से करना है। जैसे शिक्षक अपने छात्रों में अपने विषय के प्रति किस तरह से रुचि जागृत करे, उसके लिए वो अलग अलग तरह के असेसमेंट करवाता है और साथ ही अलग तरह से क्वेश्चन करता है, या फिर बच्चों में रुचि जागृत करता है उस विषय के प्रति। और छात्रों की चिंतनशील बनाना, यानी कि किसी भी एक चैप्टर को अगर शिक्षक ने पढ़ाया तो उसके बारे में उसे डीप नॉलेज भी देगा और साथ ही इंटरेस्टिंग बातें भी बताएगा। तो एक तरह से वहाँ पे जो डीप नॉलेज इसलिए देता है जिससे कि जो छात्र हैं वो चिंतनशील बने, यानी कि वो उनकी जो थिंकिंग हो वो डीप हो, जिससे कि वो किसी भी चीज़ को एनालिसिस कर पाएँ। और अर्जित ज्ञान में वृद्धि, जिससे कि उनका जो नॉलेज है वो इंक्रीज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन सी परिस्थितियाँ निर्मित की जानी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो शिक्षण उद्देश्यों से संबंधित हो, जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हों और जो विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर, योग्यता तथा क्षमता के अनुरूप हों। तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अलग अलग परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि जो परिस्थितियाँ जो छात्र हैं उनके रुचि के अनुरूप हो और उनका जो शैक्षिक स्तर है, यानी वो जिस लेवल के हैं उसी लेवल के उनके लिए वो परिस्थितियाँ उत्पन्न की जाएँ, और साथ ही उनकी जो क्षमता उसके अनुरूप हो, यानी कि जो जिस लेवल का छात्र है उसी लेवल का ही उसके लिए क्वेश्चन पुटअप करना, या फिर हम कह सकते हैं उसके लिए सिचुएशन क्रिएट करना एक शिक्षक के माध्यम से शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। अभिव्यक्ति से आपका क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पे देखिए, व्यक्ति द्वारा प्रकट किए गए भावों को अभिव्यक्ति कहते हैं। व्यक्ति हृदय के विचारों को भाषा एवं वाणी के रूप में प्रदान करता है, वो क्या कहलाती है, वो अभिव्यक्ति कहलाती है। यानी कि हम अपने विचारों को जिस भाव के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। यानी कि अपने वाणी के द्वारा अपने भावों और विचारों को व्यक्त करना कहीं क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति एक उचित परिभाषा दीजिए। तो दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति, तो प्रोफेसर रमन बिहारी लाल के शब्दों में यहाँ लिखा गया है, मानव अपने हृदय के भाव प्रकट करने के लिए जिस द्रव्यनात्मक संकेत साधन का प्रयोग करता है उसे उसकी मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, रमन बिहारी लाल ने कितने साफ शब्दों में कहा है कि जो मनुष्य होता है वो अपने हृदय के जो भाव हैं उसको जिस तरह से संकेत साधन के रूप में जिस तरह से वो प्रयोग करता है, जिस तरह से वो बोलता है, वो क्या कहलाता है, मौखिक अभिव्यक्ति कहलाता है। यानी कि अपने हम भाव और विचारों को जिस तरह से बोलकर प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन यानी कि विधाएं कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति में वाद विवाद भी आता है, वार्तालाप भी आता है, विचार विमर्श भी आता है, चर्चा पर चर्चा भी आता है, भाषण, कविता, पाठ, व्याख्यान, कहानी, कथन, ये सब मौखिक अभिव्यक्ति के साधन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखित अभिव्यक्ति के साधन विधाएं लिखिए। तो दोस्तों लिखित, मौखिक और लिखित में देखिए, मौखिक का मतलब होता है मुंह से,
और लिखित का मतलब होता है लिख कर। तो लिखित में क्या आते हैं, पत्र लेखन आते हैं, निबंध आते हैं, आत्मकथा आती है, कहानी, कविता, नाटक, लेखन, ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता लाने वाले सोपान क्या हैं। तो चित्र पठन, कहानी पठन, कविता पठन, अभिनय तथा अनुसरण तथा वाद विवाद। तो मौखिक अभिव्यक्ति में प्रवीणता कैसे लाते हैं, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, चित्र पठन, यानी कि जैसे बच्चों में अगर मौखिक अभिव्यक्ति करानी है, जैसे अगर हमें बच्चों को क्लास में बुलवाना है, उनको किस तरह से कहानी वो एक्सप्रेस करें, तो हम क्या करते हैं कि 3 या 4 फिगर बना लेते हैं, जिसमें कौवा प्यासा है तो वो पानी की तलाश में जाता है, घड़े में थोड़ा सा पानी है, पास में कंकड़ पड़ा है, कौवा कंकड़ को घड़े में डालता है, तो जिससे क्या होता है, पानी ऊपर आ जाता है और कौवा पानी पी लेता है। तो यहाँ पे ये क्या है, चित्र पठन है, जहाँ पे चित्र को देख करके जो छात्र हैं वो कहानी क्रिएट करते हैं, तो वो मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण होते हैं धीरे धीरे। तो इसी तरह से कहानी पाठ भी है, जहाँ पे वो कहानी को पढ़ करके भी मौखिक अभिव्यक्ति करते हैं, और कविता पाठ है, अभिनय तथा अनुसरण है, वाद विवाद है, तो इन सब से वो मौखिक अभिव्यक्ति में निपुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। दोस्तों देखिए, लिखित अभिव्यक्ति यानी कि जिसे हम लिख कर व्यक्त करें, जैसे मानव अपने विचारों, अनुभवों तथा कल्पना को लिखित अभिव्यक्ति द्वारा चिरकाल से संचित करता आ रहा है, जो ज्ञान के भंडार के रूप में ग्रंथों में सुरक्षित है, और विद्यार्थी की शैक्षिक योग्यता का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही संभव है। तो दोस्तों देखिए, लिखकर चीज़ों को व्यक्त करना आसान होता है अपेक्षाकृत मौखिक की, क्योंकि दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लिखते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है तो वो बोल नहीं पाते हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति देखिए, इसीलिए एग्जाम में भी आप देखते होंगे, लिखित एग्जाम इसीलिए होते हैं क्योंकि चीज़ों को लिखना और बोलना दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है, और बहुत लोग लिख के बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने भावों को, विचारों को। यहाँ पे देखिए, लिखित अभिव्यक्ति की विधियाँ बताइए। तो अनुकरण विधि, चित्र विधि, रचनात्मक विधि, मांटेसरी विधि, पढ़ो फिर लिखो विधि। तो ये लिखित अभिव्यक्ति की विधियाँ हैं। दोस्तों देखिए, एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाता है ना कि चीज़ों को पहले पढ़ो और अपने शब्दों में लिखो। तो वहाँ पे अपने शब्दों में लिखने का, हम लोग जब छोटे थे, जो हमारे शिक्षक के पहले कहानी सुना देते थे और कहते थे कि इसे अपने शब्दों में लिखो। अपने शब्दों का क्या मतलब कि वहाँ पे हमें अपने तरीके से जो चीज़ें हमने सीखी उस कहानी से, उसके बारे में अच्छाई बुराई जो भी हमें समझ में आई वो सब हमें लिखना है। यानी कि यहाँ पे लिखित अभिव्यक्ति का हमारे अंदर विकास किया जा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुंदर लेख लिखना सिखाने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों देखिए, सुलेख यानी कि सुंदर लेख के लिए एक शिक्षक को क्या क्या उपाय करने, इसके बारे में लिखना है यहाँ पे। जैसे बैठने का ढंग, जो छात्र हैं उनका बैठने का ढंग किस तरह का है, उपयुक्त वातावरण होना चाहिए, लिपि यानी कि जिस लिपि में लिख रहे हैं, और सीधी लिखाई, अक्षरों की बनावट, कलम पकड़ने की विधि, कागज की आंखों से दूरी और अभ्यास। तो दोस्तों ये प्रमुख उपाय हैं जिसके माध्यम से एक शिक्षक अपने छात्रों में अच्छी लेखन क्षमता का विकास कर सकता है, यानी कि सुंदर लेख लिखना सिखा सकता है। दोस्तों देखिए, तो यहाँ पर देखिए उच्चारण स्थान आ गया। तो त थ द ध का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों देखिए, हिंदी में आपके उच्चारण स्थान वर्णमाला से शुरू होता है। तो वहाँ पे आप देखेंगे, मैंने आपको उच्चारण स्थान लर्न भी कराया था, अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इचुविशा नाम तालु। तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। यहाँ पे त थ द ध के बारे में पूछा, तो ये क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा। ऐसे भी आप बोल के देखिए, त थ द ध। तो यहाँ पे आपका जो दांत है बिना उसके यूज के आप नहीं बोल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग तथा हाथी का तत्सम रूप लिखिए। तत्सम दोस्तों यानी कि जो संस्कृत में उनका प्रयोग है वो किस तरह से होता है। तो आग को संस्कृत में अग्नि कहते हैं और हाथी को गज कहते हैं संस्कृत में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को क्या कहते हैं। तो उसको कहते हैं प्रत्युपकार।
तो वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है उपकार के बदले किए जाने वाले उपकार को प्रत्युपकार कहते हैं। 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ बताइए। तो दोस्तों 12 बाट होना मतलब होता है बंटवारा होना। वाक्य प्रयोग अगर हम देखें तो रमेश अपने भाइयों से 12 बांट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस भाषा का स्वरूप निश्चित होता है? तो अनौपचारिक भाषा का जो स्वरूप होता है वो अनिश्चित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित किसका होता है? तो औपचारिक भाषा का निश्चित होता है। जो अनौपचारिक भाषा होता है उसका जो स्वरूप होता है वो अनिश्चित होता है। तो इसी तरह से आप याद कर लीजिएगा, अनिश्चित, अनौपचारिक, निश्चित, औपचारिक। क्लियर? इस तरह से। चलिए, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? दोस्तों देखिए, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के संयोग से तो मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे जो उनका अर्थ होता है वो कोई तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे कि जो बहुब्रीहि समास होता है, बहुब्रीहि समास के जितने भी उदाहरण हैं वो योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, पहले ये देख लेते हैं कि ये क्या लिखा है। दो शब्दों के मेल को जब वह सामान्य अर्थ ना प्रकट करे, विशेष अर्थ प्रकट करे, तो वो क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें गजानन, तो गज का आनन यानी कि गज का मुख है जिसका, तो वो कौन है? हमारे भगवान गणेश जी हैं। तो इसी तरह से गजानन हो गया, दशानन हो गया, और इसके अलावा हम कह सकते हैं त्रिलोकीनाथ और चंद्रशेखर भगवान शिव को कहेंगे। तो इस तरह से जो बहुब्रीहि के उदाहरण हैं वो योग रूढ़ के भी उदाहरण हैं। क्लियर? दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हरिऔध का पूरा नाम क्या था? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उन्नति तथा कृपण शब्दों का विपरीतार्थक शब्द लिखिए। उन्नति का मतलब होता आगे बढ़ना, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे इसका विलोम पूछ रहा है। तो उन्नति का अवनति होगा। और कृपण का मतलब होता है दाता। कृपण मतलब होता है कंजूस, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? दाता, खर्चीला। सावन तथा किसान का तत्सम रूप लिखिए। तो सावन का जो तत्सम होगा वो श्रावण हो जाएगा और किसान का कृषक हो जाएगा। आंसू के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आंसू काव्य रचना है जयशंकर प्रसाद की, कामायनी, आंसू, ये सब। आकाश के तारे तोड़ लेना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो असंभव कार्य करना। वाक्य प्रयोग में अगर हम बात करें तो भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से मैच जीतना आकाश से तारे तोड़ना जैसा है। तो यहाँ पर जो असंभव कार्य है उसको करने के लिए आकाश के तारे तोड़ लेना, ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, हिंदी जगत में महाप्राण कवि के रूप में कौन सा कवि जाना जाता है? तो महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जाना जाता है। दोस्तों देखिए, जो किसी भी कवि के या राइटर के जो भी उपनाम है वो आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि उपनाम से देखिए क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को महाप्राण कवि के रूप में जाना जाता है। उछाह और चितेरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? तो तत्सम पूछ रहा है, यानी कि इनका संस्कृत में इनको उछाह को क्या कहते हैं? उत्साह कहते हैं। चितेरा को चित्रकार कहते हैं। उछाह और चितेरा, तो यहाँ पे उछाह का हो जाएगा उत्साह और चितेरा का चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सबके उपयोग के लिए हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो सबके उपयोग के लिए जो चीजें होती है वो सार्वजनिक होता है। नील कमल सी मुख प्रभा सरस सुधा से बोले, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे सी आ गया है, तो सी का मतलब उपमा अलंकार है। सा से सी जहाँ पे आता है। आकाश का चांद हाथ आना, आकाश का चांद हाथ आना मुहावरे का अर्थ होगा असंभव कार्य होना। आकाश का चांद हाथ आना, असंभव कार्य होना। वीणा वादनी वर दे, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां, जो इनकी कविता है वीणा वादनी वर दे। चतुर्दिक तथा और यथाविधि शब्दों के प्रयुक्त समास के नाम लिखिए। चतुर्दिक, दोस्तों देखिए, जहाँ पे संख्यावाची शब्द होते हैं वो होता है द्विगु समास। तो चतुर मतलब 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संख्यावाची, इसलिए ये द्विगु समास हो जाएगा। यथाविधि, तो यहाँ पे देखिए अव्ययी भाव समास है, जिसमें पहला जो समास होते हैं वो दो शब्दों के योग से बनते हैं। तो जो पहला इसमें दिया है, पहला पद यथा, जो कि एक अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोकिल एवं कूप शब्द का तद्भव शब्द लिखिए। तद्भव दोस्तों पूछ रहा है, कोकिल और कूप, तद्भव यानी कि जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं और उनका रूप परिवर्तन भी हुआ। तो तद्भव में देखें तो कोकिल का हो जाएगा कोयल और कूप का हो जाएगा कुआं। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रा और सु उपसर्ग लगाकर दो दो शब्द लिखिए। तो प्रा
यहाँ पे उपसर्ग जो कि किसी भी वर्ड के पहले लगता है तो प्र पहले अगर लगता है तो हार के पहले अगर लग गया तो प्रहार हो गया, और कार के पहले अगर लग गया तो प्रकार हो गया। सु उपसर्ग, उपसर्ग दोस्तों जो कि किसी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है वो बाद में लगता है। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछ रहा है तो प्रा और सु से दो शब्द बनाना है। तो प्रा से हमने देखा प्रकार और प्रहार, और सु से देखिए तो सु से सुधन गम सुगम, सुधन विचार सुविचार। तो यहाँ पे उपसर्ग सु जुड़ गया, तो यहाँ पे सुगम सुविचार। समुद्र शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो समुद्र के 4 पर्यायवाची शब्द हैं सागर, रत्नाकर, जलधि, अरोति। एक दंत और नीलकमल में प्रयुक्त समास के नाम बताइए। तो दोस्तों एक दंत जानते ही हैं कि भगवान गणेश जी का है, एक दंत भगवान गणेश जी का है, लेकिन यहाँ पे देखिए संख्यावाची भी है, लेकिन एक दंत हम और किसी को नहीं कह सकते ना, तो ये बहुब्रीहि में आएगा। दोस्तों देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दोनों ऑप्शन तो नहीं देगा, या तो बहुब्रीहि दिया रहेगा या तो द्विगु दिया रहेगा। क्योंकि दोस्तों देखिए अगर हम इसको इस तरह से देखें कि ये संख्यावाची है तो संख्यावाची होने के नाते तो ये द्विगु हो गया, लेकिन एक दंत और किसी के है भी तो नहीं। एक दंत किसी भगवान के लिए अगर हम प्रयोग करें तो भगवान गणेश जी के अलावा किसी के पास एक दंत नहीं है, तो वहाँ पे वो गणेश जी यानी कि बहुब्रीहि हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नीलकमल में प्रयुक्त कर्मधारय समास है। नीलकमल में प्रयुक्त जो समास है वो कर्मधारय समास है। नीलकमल जहाँ पे विशेषण और विशेष होता है वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। दोस्तों देखिए अगर आपके एग्जाम में इस तरह ये वाला क्वेश्चन आता है एक दंत और नीलकमल, तो चूंकि आपके ये एग्जाम में 2018 में पूछा गया है और उसका उत्तर इन्होंने यही माना है द्विगु समास, तो आप द्विगु समास ही लगाइएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे खाने के दांत और दिखाने के दांत और। तो कहावत का अर्थ क्या होता है कि कथनी और करनी में अंतर होना, यानी कि पाकिस्तान के खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। यहाँ पे देखिए काकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए ना ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। इस पंक्ति में के रचयिता कौन है? तो ये हैं कबीरदास जी। दोस्तों देखिए कबीरदास जी के विषय में जब हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे थे तो मैंने आपको बताया भी था कि ये पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनको ज्ञान तो था, इस वजह से ये अपनी रचनाएं कर लेते थे। लेकिन इन्होंने कभी भी, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं थे, तो इन्होंने जो बोला इनके शिष्यों ने वही सुन सुन के लिखना शुरू कर दिया। और इनकी 3 रचनाएं साखी शबद और रमैनी जो कि बीजक नाम से इनके शिष्यों ने संग्रह किया था। तो यहाँ पे ये फैक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। अट्टालिका तथा अमूल्य शब्द का तद्भव लिखिए। तो यहाँ पे अट्टालिका जो कि तत्सम है, अमूल्य जो कि तत्सम शब्द है, इसका तद्भव है अटारी, और अमूल का अमोल, अमूल्य का अमोल। अप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द लिखिए। तो अप का मतलब यहाँ पे अप शब्द, यहाँ पे उपसर्ग दो शब्द लिखना है, उपसर्ग बनाना, यानी कि अप और प्रति से। तो अप शब्द अपमान, 2 उपसर्ग, यहाँ पे 2 शब्द बनाना है इस उपसर्ग से, अप और अपमान। और अपकार, यहाँ पे देखिए अप और प्रति को जोड़ करके 2 शब्द बनाने हैं। तो ये अप और प्रति क्या है? ये उपसर्ग है। तो अप शब्द अपमान और अपकार, और प्रति से क्या क्या बना? प्रतिकाम, प्रतिफल, प्रतिदिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आग बबूला होना, अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। आग बबूला होना मतलब होता है क्रोधित होना। वाक्य प्रयोग यहाँ पे हम देखें तो मेरे साथ उधार के रूप में मांगने पर, मेरे द्वारा उधार के रूप में मांगने पर वह आग बबूला हो गया। मेरे द्वारा उधार के रुपए मांगने पर वो आग बबूला हो गया, यानी कि क्रोधित हो गया। यहाँ पे देखिए समान ध्वनि वाले शब्द अनल और अनिल में अंतर स्पष्ट कीजिए। दोस्तों देखिए यहाँ ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। ये जितने भी चीज़ें हैं दोस्तों देखिए ये ऐसा समझ के मत याद करिए कि ये केवल मुझे 3rd सेमेस्टर में ही पढ़ना है और उसके बाद मेरे किस काम का। दोस्तों यही सब चीज़ें तो आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो टेट है, सुपर टेट है, उसमें भी यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो यहाँ पे देखिए समान ध्वनि वाले शब्द देखने में, सुनने में तो समान दिख रहे हैं, लेकिन जब हम इनका अर्थ देखते हैं तो बिल्कुल भिन्न होता है। अनल का मतलब होता है आग, लेकिन अनिल का मतलब होता है हवा।
यहाँ पे देखिए गलत दिया है, दोनों का आग दे दिया है। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है हवा। प्रत्यय किसे कहते हैं, तो उदाहरण से लिखिए, किसी शब्द से पहले कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बनाया जाए तो वो क्या कहलाते हैं, प्रत्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ देखिए ये भी गलत दिया है, किसी शब्द के बाद में कोई एक शब्द जोड़कर जो नया शब्द बनता है वो प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग पहले जुड़ता है, प्रत्यय बाद में। जिस तरह से प्रीफिक्स और सफिक्स होता है इंग्लिश में, उसी तरह से हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय होता है। तो किसी शब्द के बाद में शब्द जोड़कर जो नया शब्द बनता है, यहाँ पहले नहीं होगा बल्कि बाद में होगा। तो बाद में कोई शब्द जोड़कर नया शब्द बनाए तो वो प्रत्यय शब्द कहलाते। जैसे लड़ धन आई लड़ाई, और सुधन चार सुचारू, घुम धन अक्कड़ घुमक्कड़। अब यहाँ पर देखिए पुष्प तथा बिजली शब्द के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पुष्प का यहाँ पे देखिए कुसुम, फूल, सुमन, मंजरी और प्रसून होता है। बिजली का चंचला, चपला, सया, दामिनी और विद्युत होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे जीवन निर्वाह तथा वीणा वादनी में प्रयुक्त समास का नाम लिखिए। जीवन निर्वाह यानी कि तत्पुरुष समास है ये, और वीणा वादनी जिनको हम बहुब्रीहि समास के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि वीणा वादनी हम सरस्वती माता को कहते हैं। तो यहाँ पर सरस्वती माता के लिए वीणा वादनी प्रयोग किया गया, इसलिए ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और जीवन निर्वाह तो ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। जीवन निर्वाह, जीवन का निर्वाह। आग बबूला होना, तो अभी हमने पढ़ा है कि बहुत क्रोधित होना, मेरी बात सुनते ही वो आग बबूला हो गया। अनुप्रास अलंकार का एक उदाहरण लिखिए। तो तरन तमनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, जहाँ पे ता वर्ड की आवृत्ति कई बार हुई है, ये अनुप्रास अलंकार है। और उप तथा प्रति उपसर्ग लगाकर दो शब्द बनाए, तो उपग्रह, उपमान, प्रतिवर्ष, प्रतिघात। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के आपके हिंदी विषय के अति लघुत्तरीय प्रश्न पवन सीरीज के पूरे कंप्लीट हो गए हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने कॉलेज ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अपनी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, इसके अलावा आप चैनल की प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, और टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप डाउनलोड करके आप अपनी डिटेल स्टडी कर सकते हैं। साथ ही आपको वहाँ पे सारे सब्जेक्ट के नोट्स और पीडीएफ सब कुछ मिल जाएंगे, तो आप अपना जो तैयारी है और बेहतर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।